अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रांस अपनी सीनियर्स के साथ। आमना खान जो कि फ्रांस में काफ़ी अर्से से मुकीम है और अब तो फ्रेंच नेशनल भी हैं, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस सेशन में स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफे ने, जो मेरे दोस्त शहरियार का है। और GH25 अगर आप वहाँ विजिट करते हैं और GH25 कोड उनको बताते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। और शहरियार का ये कैफे मौजूद है बिल्कुल जेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो आप जाएं, विजिट करें, अपना फीडबैक शेयर करें और 25% डिस्काउंट अवेल करना ना भूलिएगा। अच्छा, अब आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में इस रेयर टू हैव के फ्रांस में कोई हमें पाकिस्तानी सुनने में या देखने को मिला हो। और तो हम आज देखेंगे कितनी कम्युनिटी हमारी वहाँ पर है, मुसलमान कितने हैं वहाँ पर, और हमारी सीनियर जो आमना है वो वहाँ कैसे पहुंची। बाय द वे, इनकी खास बात ये है कि शी इज फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट फीमेल नहीं, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्हें आज तक किसी मर्द औरत ने पाकिस्तान की ये मार का सरंजाम नहीं दिया कि वो फ्रेंच बॉडी जो है अकाउंटेंट्स की उसकी मेंबर भी है। तो ये एक खास बात है, इसका मतलब कि उन्होंने फ्रेंच भी सीखी होगी, उसके एग्जाम भी लिखे होंगे। तो आप देखते हैं इन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी सकते हैं। चलो अब मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ, तो प्लीज स्टे विद मी। थैंक यू। तो अभी हुमा यही कह रही थी कि आप कैजुअली डिस्कस कर रही हैं लैंग्वेज बैरियर की। तो हुमा, आप मेरे ख्याल से हम थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में इसको, और काफी चैलेंजेस जो हैं इन्होंने फेस किए हैं। काफी कैलोरीज भी शायद बर्न की हो ये फ्रेंच सीखने में। तो ये चीज है, ये हम पहले डिस्कस काफी डिटेल में कर चुके हैं। बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर मुझे लगा है। और मुझे जो आपकी बात से समझ में आया वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे डिसाइड कर रहा है तो वो बहुत जल्दी कम उम्र में डिसाइड कर ले, ताकि 28 साल की उम्र तक वो PhD प्लान करे, और उस टाइम तक मेरे ख्याल से एक आम एक जवान आदमी को सीख लेनी चाहिए फ्रेंच। हाँ, मास्टर्स प्लान करें, लेकिन PhD इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज PhD में तो आप इवेंचुअली जब आप आएंगे तो जो भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करेंगे तो आपको फंडिंग मिल जाएगी ना, रिसर्च फंडिंग, तो वो तो इशू नहीं है। लेकिन मास्टर्स के लिए आपको एटलीस्ट, गिवन कि आप मास्टर्स प्रोग्राम तो आप खुद पे नहीं करें ना उसके लिए, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जो है पहले आए 28। अगर कोई शख्स 18-19 साल की एज में निकल रहा है, 11 के फौरन बाद निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से 10 साल तक वो PhD प्लान कर सकता है, राइट? हाँ, तो मैं तो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ 28 से अगर PhD फ्री में हो रही है, ठीक है। और अच्छा, तो क्या बुरा है, तो कर ही लो, तब तक प्लान करे कि वो फ्रेंच भी सीख ले। तो ये मेरे ख्याल जवान लोग वाला काम है, ये हमारे जैसे नहीं कर सकते लोग। हाँ, तो ये वो लोग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कि जो कि स्टूडेंट्स वगैरह भी सुन रहे हैं या कोई बड़े सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, तो फ्रेंच को अपने बच्चों को पढ़ा। यूनिवर्सिटीज कैसी है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? और वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं? इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ, इंग्लिश के भी कोर्सेज होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी कुछ में होते हैं। खासतौर से आपको ये बिजनेस वगैरह एक मतलब, क्योंकि वो तो है ही दुनिया में इंग्लिश में ही बात हो रही है, तो इस हवाले से भी मिलते हैं। बिजनेस इंग्लिश की, इंग्लिश का कोर्स नहीं होगा, अगर फ्रेंच का कोर्स होगा ना तो उसमें कोई छोटा सा एक मॉड्यूल उसने घुसाया हुआ होगा, जैसे हमारे CA में नहीं था वो कम्युनिकेशंस वाला और फंक्शनल इंग्लिश वाला, इस तरह की कोई चीज होगी कहीं ना कहीं। लेकिन पूरे कोर्सेज भी इंग्लिश में मिलते हैं। और यूनिवर्सिटीज की ओवरऑल अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एक तो खैर वो येल टाइप्स हैं, वो तो दुनिया की एक अलग ही रैंकिंग है। EU के हवाले से बहुत अच्छी है, यहाँ पे अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हैं। बस यहाँ पे इशू यही है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज चूंकि एंग्लोफोन नहीं होती तो ये थोड़ा मार खाती हैं, बाकी वर्ल्ड रैंकिंग्स में आती ही नहीं। लेकिन ये कि खाली अगर EU की रैंकिंग्स में आप निकाल के देखें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पढ़ने आ रहा है वहां पर, ग्रेजुएट करने भी आ रहा है, तो फ्रेंच में ही पढ़ना पड़ेगा उसको। आइडियली यस। मीडियम में नहीं है ना अवेलेबल। हाँ, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं है, नॉर्वे में इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है मास्टर्स में। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, अगर वो इंग्लिश का कोई कोर्स उठा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंटरनेशनल MBA करने आ रहा है तो उसको इंग्लिश में मिल जाएगा वो कोर्स। लेकिन फिर मैं पर्सनली अगर मैं एक बात बोलूं तो अगर वो ये कोर्स कर भी लेगा, उसके बाद वो उसके पास 1 साल है जॉब मार्केट में इंटीग्रेट होने के लिए, तो आइडियली उसने जितने अरसे में ये अपना MBA कंप्लीट किया है उस अरसे में भी उसको अपनी फ्रेंच पे इन पैरेलल काम करना चाहिए,
ताकि वो इस 1 साल में अपनी जॉब मार्केट में इंटीग्रेट हो सके, वरना सही। उसने तो खाली इंग्लिश ही बोली होगी अपने जो भी उसके फेलो स्टूडेंट्स होंगे उन सबके साथ, अगर उसने हमेशा इंग्लिश ही बोली है तो फ्रेंच सोसाइटी में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना। सही तो सही सही एटलीस्ट मतलब इट्स इन देयर इंटरेस्ट कि भाई एटलीस्ट सीख लो, ठीक है, जब भी ठीक आपको है, टाइम मिले आप चैलेंज सीख है, चैलेंज है। अच्छा आमना फिर पूछ रही है, आमना ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं माशाल्लाह से, सॉरी हुमा, हुमा ये माशाल्लाह से आपको भी, अपनी सीनियर्स को भी और हम जैसे जूनियर्स को भी प्राउड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ की मेंबर बननी है, पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान की जो कि फ्रेंच बॉडी की भी मेंबर है। और हमारा कोई एमओयू नहीं हुआ हुआ, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपने अपना केस प्रेजेंट किया था और उन्होंने फिर आपको अलाउ किया कि भाई आप चले, आप भी एग्जाम में अपेयर हो जी जाए, राइट? तुम्हारा जी जी। यहाँ पे एस्टैब्लिश एमओयू नहीं। एक डिस्पोजिटिव है इनका कि अच्छा दो हैं, एक तो ये कि ईयू कंट्रीज के लिए अलग है, नॉन ईयू के लिए अलग है। तो मैं नॉन ईयू में फॉल कर रही थी, लेकिन उसमें यही है कि आप अपना बस खाली बताइए कि आपने क्या कोर्स स्टडी किया है ऑलरेडी, और उसकी बेसिस पे वो आपका केस स्टडी करते हैं, फिर आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप वो एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो फिर वो आपको एक और मजीद अलाउ करते हैं कि आप हमारे उसमें जाके मेंबर्स की लिस्ट में आप रजिस्टर हो सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 2-3 साल पहले से 3 साल हो गए मेरे ख्याल से तकरीबन, इन्होंने स्टार्ट किया है कि अच्छा क्योंकि हमारा प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पे। हम पाकिस्तान में जो हम सीए बोलते हैं या इवन जो हम यूके में भी सीए बोलते हैं ना, तो वो सीए जो है ना वो दुनिया का कोई भी काम कर लेता है, वो भले ऑडिटिंग में चला जाए, वो सीएफओ बन जाए, वो हर चीज कर सकता है। यहाँ पे वो परसेप्शन नहीं है लोगों का। तो यहाँ पे ये उसको बोलते हैं अगर मतलब अगर आपने एक्सपीएफ को हम बोलते हैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट, तो अगर आपने वो कोर्स किया है तो आप किसी फर्म में ही होंगे, आप अपनी फर्म खोल लें या आप किसी और फर्म में लग जाएं, लेकिन आप किसी कंपनी में नहीं होंगे अगर आपके पास टाइटल है। क्योंकि टाइटल until a couple of years ago you were not allowed to work out of a firm. Okay. अब इन्होंने एक नया स्टार्ट किया है जिसको अगर हम जैसे हम अपने पाकिस्तान में बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, इस तरह का एक सिमिलर इन्होंने एक टाइटल बनाया है। और उसमें उन्होंने एक डिफरेंट लिस्ट बनाई है कि उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है, उसकी परमिशन लेनी है, वो परमिशन आपने इनको बतानी है कि आपके पास आ गई है। तो जैसे मेरा प्रोसेस था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जॉब स्टार्ट हो गई थी इतने टाइम में, तो मैंने खाली अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया और फिर मैंने जब अप्लाई किया तो इन्होंने मुझे एक और 10-15 मिनट के एक छोटे से इंटरव्यू के लिए बुलाया। बट लेकिन वो जस्ट चिट चैट, वो ये नहीं था कि मतलब कि उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे, बट जस्ट टू गेट टू नो मी। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे ये वाला टाइटल, ये इट्स अ डिफरेंट लिस्ट, इट्स नॉट लाइक अ मेंबर्स ऑफ हु आर एबल टू एक्सरसाइज द प्रोफेशन, वो लिस्ट नहीं है, ये एक सेपरेट लिस्ट है। अगर मैं चाहूँ, मैं अपनी ये जॉब जैसे छोड़ के मैं अपनी कोई फर्म बनाना चाहूँ, तो मुझे वापस जाके इनको बताना पड़ेगा कि मैं अपनी फर्म बना रही हूँ, मेरा टाइटल चेंज होगा और उसके बाद I'll be allowed to make my own firm or work for any other firm. सही सही सही। Yeah. ठीक है, मजाज है ना मेरे ख्याल सबसे बड़ी फर्म, तो आप मजाज ज्वाइन कर सकती हैं, राइट? है तो और भी EY भी अच्छी खासी एक्टिव है, KPMG भी ठीक ठाक एक्टिव है यहाँ। मजाज ग्लोबली फ्रेंच फर्म के तौर पे देखी जाती है ना, फ्रेंच यहाँ क्लाइंट्स तो सारे बिग मजाज फोर के और पास टॉप में टेन वाला नॉर्मली ही होते वही हैं। कॉन्सेप्ट है। वो फ्रेंच फर्म वो एक अलग चीज होगी, लेकिन ये कि बिग फोर तो बिग फोर ही है ना हर जगह। हाँ बिग फोर वाला तो हाँ एग्जैक्टली। तो वो तो मेरे ख्याल से EY अच्छी खासी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है हर हवाले से। PwC भी मैंने देखी है काफी जगहों पे, KPMG बहुत एक्टिव है, कुछ खास सर्टेन इंडस्ट्रीज में तो बहुत एक्टिव है KPMG। तो बस वही है, गिने चुने हमारे नाम घूम घूम के आ जाते हैं यही बिग फोर वाले, तो मेजॉरिटी तो यही है। ठीक है।